कहा तो ये भी जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में भी एक खेमा ऐसा है जो नाराज है नीतीश कुमार के फैसले से। लौ नहीं बल्कि कुछ के हाथ में आ गया है और यहां से बंगाल तक का सफर करना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो गया। ऐन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया और उस फैसले का असर अब सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और उसके बाद दिल्ली में जाकर के उन्होंने एनडीए गठबंधन के कई नेताओं से मुलाकात की थी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं भीतर की बात लेकर के। और भीतर की बात में आज हम चर्चा करेंगे। आपको बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा था, लगभग 76 सालों से जिस बात का इंतजार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी वो उसके हाथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणाम की। और इस परिणाम के सुबह से ही जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है काउंटिंग, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी अब कॉन्फर्म होने लगी है कि वो पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने जा रही है। हालांकि अभी भी फाइनल रिजल्ट नहीं है और फाइनल रिजल्ट का हम भी इंतजार करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस पश्चिम बंगाल के जो परिणाम आएंगे उस परिणाम का असर बिहार में जबरदस्त होने वाला है। यही कारण है कि जो आप लगातार सुनते आ रहे हैं, हम भी आपको बता रहे थे कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी ही होगा। 4 तारीख को जैसे ही परिणाम आ जाएंगे 5 राज्यों के, उसके बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हमारे मुख्यमंत्री, नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली गए थे। उससे पहले उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और उसके बाद दिल्ली में जाकर के उन्होंने एनडीए गठबंधन के कई नेताओं से मुलाकात की थी। यह संभावना व्यक्त की जा रही थी कि 4 तारीख को परिणाम आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद 6 तारीख को बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज आया है। वो चेंज ये है कि पश्चिम बंगाल का रिजल्ट और जिस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसको कहते हैं, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी को दिखाया जा रहा है रुझानों में। जो काउंटिंग अब तक हुई है उसमें लगभग 190 से 200 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी को आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी टीएमसी की सरकार के जाने का और भाजपा के आने का समय आ गया है। 2 लाइनों से शुरू करूंगा कि तर्कस में जितने भी तीर हैं आजमा के देखिए। तर्कस में जितने भी तीर हैं आजमा के देखिए। है तरकीब तो खुद चुनी हुई सरकार गिरा के देखिए। देखिए, लोकतंत्र में चाहे जितनी भी बातें आप कह लें, अंततः जनता को ही फैसला करना होता है कि वो किसे अपना मुस्तकबिल देती है, अपना राज्य देती है और अपने भविष्य के फैसले करने का अधिकार देती है। पश्चिम बंगाल में 1950 से, जैसा कि मैं कल भी बता रहा था कि 1950 से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी प्रयास ही करती रही। यहां तक कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने यहीं से अपने राजनीति की शुरुआत की थी और उनका यह सपना रहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जनसंघ से लेकर के अब तक यह संभव नहीं हो पाया था। लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नितिन नवीन मंगल पांडे की जोड़ी ने इसे करके दिखा दिया। बिहार के 2 युवाओं को, 2 योद्धाओं को यह मौका दिया गया था कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन करें और उसमें वो सफल रहे, एक प्रभारी के रूप में और दूसरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। ऐन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया और उस फैसले का असर अब सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। बिहार में क्यों रुक गया है मंत्रिमंडल का विस्तार, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को कहा जा रहा था कि बराबरी बराबरी पर इस बार मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में मैंने बताया 76 वर्षों से 30 वर्षों तक तो वहां वामपंथियों का राज रहा, 15 वर्ष से ममता बनर्जी हैं, उससे पहले कांग्रेस और अन्य लोगों ने वहां सत्ता पर अपना हिस्सेदारी रखा। 25 से 30% मुस्लिम समुदाय होने और उसका टीएमसी को समर्थन करने के बावजूद अगर 40 से 45% वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी आ रही है तो इसके मायने बहुत कुछ है। नीतीश कुमार का भी एक रिकॉर्ड जो है वो अब टूटने से दूर रह गया। नीतीश कुमार 21 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में रहे, लगभग 21 वर्षों तक, और यह रिकॉर्ड अब तक ब्रेक नहीं हुआ है, नया रिकॉर्ड बना है। और आगे भी ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी
रिकॉर्ड बनाएंगे। ममता बनर्जी जब चुनावी मैदान में उतरी तो जो बयान उनकी पार्टी की तरफ से आ रहे थे वो बयान काफी चौंकाने वाले थे। खास करके अभिषेक बनर्जी की बात कर लें या साइनी घोष की बात कर लें, महुआ मोइत्रा की बात कर लें या अन्य जो हार्डकोर टीएमसी के नेता हैं उनकी बात कर लें, खुद ममता बनर्जी जिस तरह की बातें कर रही थी कि चुनाव के बाद ये कर लेंगे, चुनाव के बाद वो कर लेंगे, यहां तक कहा गया था कि अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, भारतीय जनता पार्टी को किसी हाल में आने नहीं देंगे और पश्चिम बंगाल में जैसे ही टीएमसी की सरकार बनती है केंद्र की सरकार को हम गिरा देंगे, चुन चुन करके लोगों से बदला लेंगे। ये सारी बातें कहीं ना कहीं आम जनता के जहन में थी और इसको लेकर के जो वर्तमान रिजल्ट और जो चीजें देखने को मिल रही हैं वो आपके जहन में भी होगी। आप भी देख रहे होंगे कि किस तरह से ये परिस्थितियां बदली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी अगर आजादी के बाद जीत करके आती है, 76 वर्षों के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इंतजार के बाद अगर ये सपना पूरा होता है तो निश्चित रूप से जश्न भी उतना ही बड़ा होगा। पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य है, एक ऐसा राज्य है जहां वामपंथियों ने बहुत कुछ किया और उसके बाद ममता बनर्जी आई तो लगभग उसी ढर्रे पर अपना सत्ता और शासन चलाती रही। अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें पश्चिम बंगाल को बदलने की कवायद शुरू हो गई है। बिहार में जितने बदलाव हुए हैं, जिस तरह के परिवर्तन हुए हैं, बिहार जिस तरह से आगे बढ़ा है उसे देख करके पश्चिम बंगाल के भी बुद्धिजीवी लोग जो हैं, एक नया वर्ग जो जेनजी है वो इस बात को लेकर के एक परिवर्तन चाहता था और वो परिवर्तन कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से इस जश्न में बिहार भी अपने आप को शामिल करेगा और ये जश्न छोटा मोटा नहीं होगा, बड़ा जश्न होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अश्वमेध का घोड़ा जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से छोड़ती है तो बीच में बिहार में आकर के उसे रोक लिया जाता है और बिहार में रोकने के लिए नीतीश कुमार काफी थे। लेकिन नीतीश कुमार बिहार के रास्ते से हट गए हैं। ये लौकुश का समीकरण जो कभी श्री राम का, प्रभु राम का रथ रोका था, उनका अश्वमेध का घोड़ा रोका था, यही आपको पता होगा कि आडवाणी जब रथ लेकर के निकले थे तो इस बिहार ने ही उनके रथ को रोका था। रथ रोकने की परंपरा पुरानी रही है लौकुश समाज की और लौकुश समाज के रथ रोकने के बाद अब तक पश्चिम बंगाल हाथ में नहीं आया था। पश्चिम बंगाल टप करके असम तक जाना पड़ता था या अन्य राज्यों में जाना पड़ता था। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि जो परिस्थितियां बनी हैं उस परिस्थिति में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना और यहां से रथ रोकने का कोई भी सिलसिला समाप्त हो गया। हालांकि अभी भी लौकुश के हाथ में ही बिहार की सत्ता है, लेकिन अब समझौते के तहत है जिसमें लौ नहीं बल्कि कुश के हाथ में आ गया है और यहां से बंगाल तक का सफर करना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो गया। इसमें बंगाल में बिहार की बड़ी भूमिका रही। नितिन नवीन लगातार वहां अपना डेरा डाले रहे। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी किया वो तो करते आ रहे थे, पहले भी करते आ रहे थे, लेकिन परिवर्तन और बदलाव क्या हुआ तो बिहार इस बार ज्यादा एग्रेसिव नजर आया। पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे की बात कर लें या फिर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले पश्चिम बंगाल की यात्रा पर गए थे और वहां जाकर के उन्होंने बहुत कुछ परिवर्तन किया। अपने भाषणों में, लोगों से मुलाकात में मेन टू मेन जो फील्डिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी की उसने असर दिखाया है। तो इस जश्न के साथ साथ अब बिहार वाला जश्न भी एक साथ मनाया जाए इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन आपको पता है कि पहले पश्चिम बंगाल का जश्न भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं, जो रुझान नजर आ रहे हैं और जो काउंटिंग के बाद अब तक नजर आया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जश्न पहले पश्चिम बंगाल में मनाया जाएगा क्योंकि बिहार तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ चुका है, उसने अपना मुख्यमंत्री बना दिया है, अब सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार करना बाकी रह गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन इसमें एक नया परिवर्तन देखने को आया है जो पहले से चला आ रहा था समझौते के तहत कि मंत्रिमंडल विस्तार में किसे क्या मिलेगा, इसमें थोड़ा सा चेंजेज आना शुरू हो चुका है
और ये चेंज 24 घंटे के बाद आपको और गंभीरता से देखने को मिलेगा और इसकी वास्तविकता भी अब बाहर निकल करके आ जाएगी। सबसे पहली वास्तविकता तो ये कि पश्चिम बंगाल जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी को बिहार में कोई डर नहीं रहेगा। नीतीश कुमार जो डोमिनेट कर रहे थे, उनसे भी दो हाथ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब तैयार नजर आएगी। नीतीश कुमार की शर्तों को मानने के लिए वो बाध्य नहीं होगी, ये भी बातें कही जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि ये बदली हुई भारतीय जनता पार्टी अब अपने हिसाब से बिहार में भी परिवर्तन करेगी, जिसका छोटा मोटा नजारा झलक आपको पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम और उस पर हो रहे विभिन्न मीडिया घरानों से डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो बयान आ रहे हैं, उसे देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की शैली और उसका रुख दोनों बदला है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी और अपने हिसाब से सत्ता चलाती है और बिहार में यह संभव नहीं हो पा रहा था, लेकिन पश्चिम बंगाल जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस और बढ़ा है और ऐसी स्थिति में एक ऐसा राज्य जो 76 वर्षों के इंतजार के बाद मिला हो, वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार अब ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है, इसलिए कि बिहार में ऑलरेडी उसके हाथ में सत्ता आ गई है और यहां सीटें भी उसके पास सबसे ज्यादा है, नंबर 1 की पार्टी बनकर के आई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा स्क्रू टाइट करेगी तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में भी एक खेमा ऐसा है जो नाराज है नीतीश कुमार के फैसले से और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन लोगों का रिश्ता है, संबंध है, बेहतर रिश्ता है, उन लोगों के संपर्क में भी है। यानी बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में और अपने हिसाब से चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार को अभी तक जो बातें नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सामने रखी हैं, उसको मानने के लिए बाध्य थी, लेकिन अब वो बाध्यता भी धीरे धीरे करके समाप्त होती नजर आ रही है। इन सभी बातों को लेकर के इस देर होने का कारण और अचानक से जो 6 तारीख को संभावित था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसे बढ़ा करके अब 14 तारीख के आसपास कर दिया गया है। यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के बाद करने की बात कही जा रही है। ऐसे में कई परिवर्तन हुए हैं। जीतन राम मांझी के बयान से आपको अंदाजा लग गया होगा। सम्राट चौधरी दिल्ली गए हैं, सभी से उन्होंने मुलाकात की है और सभी नेताओं से मुलाकात के बाद एनडीए के उन्होंने अपनी बात भी रखी है, अपनी राय भी रखी है। ऐसे में मांझी को क्या मिलेगा, तो हमने आपको पहले बताया था कि जीतन राम मांझी को कॉन्फिडेंस में रखने के लिए और जीतन राम मांझी के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि जीतन राम मांझी को बेहतर उनके हिसाब वाला मंत्रालय मिल सकता है, क्योंकि जीतन राम मांझी की एक शिकायत रही है कि उन्हें हल्के मंत्रालय दिए जाते हैं। दूसरी बात करें चिराग पासवान की, तो एक मंत्रिमंडल में उनके लिए अवसर बड़ा हो रहा था कि 2 के बाद तीसरा मंत्रिमंडल भी उनको मिलेगा, इसकी भी संभावनाएं प्रबल नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के बीच में रिश्ता रहा है, संबंध रहा है, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि एक गिफ्ट उनको मिलना चाहिए और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का फैसला सर्वोपरि होगा। अब जो डिमांड था वो डिमांड लगभग पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के लिए पैदा हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने बिना किसी सदन के सदस्य रहते हुए अपने पुत्र को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया था। मीटिंग के में उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि इस पर कोई बहस नहीं करेंगे, हम दीपक प्रकाश को मंत्री बना रहे हैं। 2025 के चुनाव जीतने के बाद और पहले मंत्रिमंडल गठन के बाद ये बातें उपेंद्र कुशवाहा ने कही थी, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा पर दबाव है क्योंकि उनके 3 विधायक उनसे नाराज चल रहे हैं। कहा यह जा रहा है और जो भीतरी खबरें आई हैं उसमें ये बातें सामने नजर आ रही हैं कि किसी जीते हुए विधायक को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाए, चाहे वो उनकी पत्नी ही क्यों न हो, क्योंकि दीपक प्रकाश को बनाने के बाद एनडीए गठबंधन के भीतर एक अलग तरह का माहौल बन रहा है। वो माहौल बेहतर नहीं है। इसकी नाराजगी कई लोगों में है, उनकी पार्टी के लोगों के साथ साथ अन्य दलों में भी नाराजगी है। इसको लेकर के एक फैसला उपेंद्र कुशवाहा को लेना पड़ सकता है और दीपक प्रकाश एक बार मंत्री पद से वंचित हो सकते हैं। भले ही उन्हें एमएलसी बना दिया जाए या और भी कुछ मिल जाए, वो अलग बात है, लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल करने से उनको रोका जा सकता है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, अब तक की खबर यही है। रहा सवाल जदयू और भाजपा का,
तो जनता दल और भाजपा के बीच इस बंगाल चुनाव का असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले था कि 15-15 मंत्रिमंडल में बराबर बराबर हिस्सेदारी होगी, लेकिन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई के रूप में एक सीट ही क्यों न हो वो ज्यादा लेने के लिए तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार की बातों पर कितना माना जाएगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें तमिलनाडु में एक बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो चुनाव के रुझान आ रहे हैं उसमें नई पार्टी जिसका सपोर्ट और जिसका फील्डिंग एक कोच के रूप में कर रही थी प्रशांत किशोर की टीम, थलाइवा विजय जो वहां के एक्टर हैं, टीवी के उनकी पार्टी है, वो बहुमत की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ डीएमके और एडीएमके ये दोनों लगभग बराबर पर चल रहे हैं। 55 और 60 सीटों के बीच इनका अब तक का जो स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में 108 सीट जो है वहां तक पहुंच गए हैं टीवी के यानी थलाइवा विजय की पार्टी। बात करें केरल की तो केरल में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कांग्रेस 63 सीटें और सीपीएम 25 सीटों पर, सीपीआई जो है 9 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है। इसमें से कई सीटें वो जीत भी गए हैं। यानी केरल में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की एक बेहतर स्थिति कही जा सकती है। जहां लड़ाई बिल्कुल अलग है वहां भी भारतीय जनता पार्टी को अगर सीट आता है तो इसका मायने बहुत कुछ होता है। बात असम की करें तो यहाँ क्लीन स्वीप है, लगभग 100 सीटों के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। उसकी सरकार भी थी और वो सरकार कंटिन्यू करती हुई दिखाई दे रही है। बात करें बंगाल की तो बंगाल में 200 सीटों के आसपास भारतीय जनता 190 से 200 सीटों के आसपास रह रही है और 90 से 100 सीटों के आसपास ममता बनर्जी की टीएमसी है। अन्य के खाते में 5 सीटें आती हुई दिखाई दे रही। पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ की स्थिति भी लगभग उसी तरह की है। यहाँ अब तक का जो रुझान है उसमें 30 सीटों में से 6 सीट पर एआईएनपीआरसी 6 सीटों पे आगे है, 3 सीटें जीत चुकी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 3 सीटों पर आगे चल रही है, अभी एक भी सीट नहीं जीती है। बीजेपी की बात करें तो 1 सीटों पर आगे चल रही है, 1 सीट जीत चुकी है। इसके अलावा और भी जो क्षेत्रीय दल है उनकी भी उसमें सहभागिता बड़ी है। ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि जब सम्राट चौधरी दिल्ली से फरमान लेकर के पटना लौटते हैं तो क्या कुछ होता है। क्या बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का स्वरूप बदलता है? क्या जीती हुई परिस्थिति में बंगाल भारतीय जनता पार्टी बंगाल के बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार करवाती है, या क्या कुछ सामने निकल करके आता है? ये जश्न किस तरह का होगा? ये सभी बातें इंतजार कीजिए 24 घंटे के अंदर में। 24 घंटे तो मैंने बहुत ज्यादा कह दिया, मात्र 15 घंटे के अंदर में देखने को मिलेगा। ये तय मान के चलिए कि पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी का एक कुनबा था उसको ध्वस्त करने में हिंदुत्व वोटरों का एक बड़ा हाथ है और भारतीय जनता पार्टी अपने मेन टू मेन फील्डिंग में कामयाब रही है। इसकी पूरी प्लानिंग जो है मंगल पांडे और नितिन नवीन ने बनाई है, जिस पर उनको सहयोग मिलता रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। बंगाल की विजय भारतीय जनता पार्टी के इस राजनीतिक इतिहास में बहुत बड़ी जीत होगी और यहां से भारतीय जनता पार्टी एक नए एरा की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। कितना ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा, विपक्ष अब क्या करेगा, किस तरह से एक्ट करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बिखरे हुए विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझ गई है और भारतीय जनता पार्टी उसको जमींदोज करने में जरा भी पीछे नहीं हटती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।